एक्सेल में जब कभी भी टेबल बनाने की बात होती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो उनका नॉर्मल डेटा होता है उस नॉर्मल डेटा के ऊपर वो फॉर्मेटिंग कर देते हैं और बॉर्डर को ड्रॉ कर देते हैं। तो वो समझते हैं कि उन्होंने उसको टेबल बना दी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो टेबल फॉर्मेट में तो क्रिएट कर देते हैं, बट टेबल सही से बनाने का तरीका होता है कि एक्सेल के अंदर एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम टेबल क्रिएट करते हैं। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, हमको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देता है उसके अंदर, जिसके थ्रू हम अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमारा काम जो काफ़ी आसान हो जाता है। आप समझ लीजिए कि आपने 2-3 घंटे के काम को वो 2-3 मिनट के अंदर करके दे देता है। तो इसलिए टेबल डिजाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, टेबल डिजाइन का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है काम करने में। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत नई नई चीज़ें पता चलेंगी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। हाय फॉक्स, मेरा नाम है आकाश जायसवाल और स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। और अब बिना देरी के चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं। टेबल डिजाइन को समझाने के लिए इधर मैंने 2 डेटा को ले रखा है। ये दोनों डेटा दिखने में तो सेम है, यानी कि फॉर्मेटिंग सेम हो रखी है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है? वो ये है कि एक जो फॉर्मेटिंग है वो हमने नॉर्मल फॉर्मेटिंग की है, यानी कि फॉन्ट को बोल्ड किया है और उसके अंदर जो है हमने बॉर्डर्स लगा रखे हैं। और दूसरी जो फॉर्मेटिंग है वो हमने टेबल डिजाइन के थ्रू क्रिएट की है। टेबल डिजाइन के थ्रू क्रिएट करने से बेनिफिट क्या है कि वो एक तरह से ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जो हैं हाईलाइट हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए, इधर एक टेबल है और इधर एक टेबल है। अब इन दोनों टेबल को देखने पे तो दोनों सेम लग रही है, लेकिन आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जो डेटा हमारा वो टेबल डिजाइन के थ्रू क्रिएट हुआ है और कौन सा डेटा जो है वो नॉर्मल हमने फॉर्मेटिंग के थ्रू कर रखा है। तो उसके लिए जो है आपको इधर गौर करना होगा। देखिए, जब आप इस बॉक्स पे देखेंगे, आपको इस जगह पे देखना होगा। जब आप इस जगह पे देखेंगे तब अभी आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, मैं एक्सेल की वर्कबुक में कहीं पर भी माउस के कर्सर को रखता हूँ, देखिए इस पर कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। और अगर इस टेबल पे आके रखता हूँ तब भी कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने इस टेबल में कहीं पर भी माउस के कर्सर को रखा है, यानी कि जो डेटा हमारे पूरी की पूरी रेंज है, इस पर कहीं पर माउस के कर्सर को रखता हूँ तो इधर एक और न्यू टैब हाईलाइट हो रहा है जिसका नाम है टेबल डिजाइन। जैसे हम टेबल डिजाइन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन जो है शो हो रहे हैं। ये ऑप्शन क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में अभी हम समझते हैं कि क्यों ये तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये जो टेबल डिजाइन है, जैसे हम इस रेंज को टेबल डिजाइन में क्रिएट करते हैं तभी टेबल डिजाइन की एक टैब जो मिल जाती है और उसमें जो है बहुत सारे हमको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहचान तो ये है, जब भी हमको ये देखना हो कि हाँ जो हमारी रेंज है, जो हमारा डेटा है, वो टेबल डिजाइन में है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, माउस के कर्सर को उस एरिया पे रखेंगे, रेंज पे। तो जैसे रखेंगे तो एक टेबल डिजाइन की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। तो सबसे पहले पहचान तो ये है कि टेबल डिजाइन की विंडो ओपन होकर के आ जाती है। और दूसरी उसकी पहचान ये होती है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज पे जब हम आते हैं और लास्ट में इधर हम देखेंगे तो इधर जैसे हम जाते हैं तो इधर एक ब्लू कलर का डॉट आना चाहिए, जो वो नहीं आ रहा है। और अगर माउस के कर्सर को मान लीजिए हम इधर आके रखते हैं, देखिए माउस का कर्सर जब एकदम कॉर्नर पे जाता है ना, सेल के लास्ट में जो डॉट है, तो इस तरह से माउस का कर्सर प्लस में बन जाता है ब्लैक कलर में। ये नॉर्मल रेंज में होता है। ये अगर टेबल डिजाइन में होता तो ऐसा नहीं होता। अब ये देखते हैं, इधर देखिए टेबल डिजाइन है, इधर जब हम आते हैं देखिए ब्लू कलर का एक डॉट दिखाई दे रहा है। और जैसे लास्ट सेल पे हम जाते हैं, देखिए माउस का कर्सर जो है इस तरह से हमारा हो जाता है। ये तिरछे में माउस का कर्सर जब हो जाएगा ब्लैक कलर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल डिजाइन है। तो टेबल डिजाइन को पहचानने के ये 2 ऑप्शन होते हैं, इस तरह से पहचान सकते हैं। अब टेबल डिजाइन में जैसे क्रिएट हो जाता है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ऑप्शन जो है हमको मिल जाते हैं। तो इधर से हमको कोई भी अगर फॉर्मेटिंग करनी है, उसी किसी फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग आ जाएगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं। तो अभी देखते हैं हम कि टेबल आखिर क्रिएट कैसे होती है, उस चीज़ को समझते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक नॉर्मल डेटा ले रखा है। तो आइए चलते एक नॉर्मल डेटा पे, उस पर देखते हैं कि टेबल डिजाइन कैसे क्रिएट होता है, यानी कि एक्सेल के अंदर जो टेबल का ऑप्शन होता है तो उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, उस नॉर्मल डेटा के थ्रू हम समझते हैं। इधर हम आ गए हैं अपने नॉर्मल डेटा के ऊपर। इस डेटा के ऊपर ही हम अप्लाई करके देखेंगे कि एक्सेल में जो टेबल डिजाइन का ऑप्शन होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ तो जो सिलेक्शन हुआ उसको कहा जाता है रेंज, क्योंकि इस सिलेक्शन के अंदर जो है वो डेटा है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा डेटा की रेंज। और अगर मैं नॉर्मल एरिया पे अगर सेलेक्ट करता हूँ, कहीं पर भी इसके अंदर डेटा नहीं है,
तो इसको कहा जाता है नॉर्मल रेंज है, यानी कि रेंज है। जब भी हम एक्सेल में किसी वर्कबुक या किसी वर्कशीट के अंदर कोई भी एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उस सिलेक्शन को रेंज कहा जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। अब समझते हैं कि टेबल आखिर क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास पहले से कोई डेटा है तो उसके ऊपर भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास डेटा नहीं है, कोई ब्लैंक सेल है, तो उस एरिया को भी सेलेक्ट करके उस पर भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का भी हम समझते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है टेबल क्रिएट करने का या एक्सेल में किसी भी काम को करने का, कि उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए, इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो अब एक्सेल को पता चल जाएगा कि इसके ऊपर हम कुछ कमांड देने वाले हैं। तो टेबल क्रिएट करने से पहले इस चीज़ को आप सबको समझना होगा कि आपको उस एरिया को सेलेक्ट करना होगा। इन केस अगर आप माउस के कर्सर से सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप उस रेंज के अंदर कहीं पर भी माउस के कर्सर को रख लेंगे, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ ए जैसे प्रेस करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, उस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। इस तरह से भी हम सिलेक्शन करते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो होता है कि माउस के कर्सर को आप कहीं पर भी उस रेंज में रखेंगे, इस रेंज के अंदर ही रखना होगा। ये रेंज हमारी यहाँ से यहाँ तक है, तो इस रेंज के अंदर ही माउस के कर्सर को रखना होगा। अगर आप रेंज से बाहर जा करके किसी ब्लैंक सेल में रखते हैं तो वो ये कंसिडर नहीं करेगा कि आप इस एरिया के ऊपर जो है कोई कमांड देने वाला है। वो इस सेल को समझेगा, जो ब्लैंक सेल है जहाँ पर भी आप एरिया को सेलेक्ट करेंगे उसको समझेगा। तो माउस के कर्सर को आप इधर रख देंगे, और उसके बाद से अब मैं बताता हूँ कि कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला आप ये समझिए कि 3 ऑप्शन होते हैं। आप पूरे के पूरे एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं माउस के कर्सर से, नहीं तो माउस के कर्सर को कहीं पर भी टेबल की रेंज में रखकर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन होता है कि माउस के कर्सर को आपको टेबल की रेंज में रखना होगा, तब जाकर के हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन माउस के कर्सर को रखने से पहले और टेबल क्रिएट करने से पहले आपको ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि जो आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप माउस के कर्सर पर रखना है, उसमें कोई भी कॉलम या कोई भी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा डेटा जो है, अगर जैसे मैं हटा देता हूँ, इसे डिलीट कर दिया इस डेटा को, और इसमें से मैंने ये डेटा को डिलीट कर दिया। अब ये डेटा डिलीट करने के बाद से अगर माउस के कर्सर को मैं यहाँ कहीं रखता हूँ और अगर अब मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करता हूँ तो देखिए ये क्या करेगा, सिर्फ इस एरिया को सेलेक्ट करेगा। और अगर यहाँ पे माउस के कर्सर कहीं पर भी रखता कंट्रोल ए करूँगा तो इस एरिया को सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे रखूँगा तो इस एरिया को करेगा, और यहाँ पे रखूँगा तो इस एरिया को सेलेक्ट करेगा। तो ये इस तरह से सिलेक्शन समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि इस एरिया के बाद से, इस डेटा के बाद से बीच में जो कॉलम हमने ब्लैंक दे दिया है, इस कॉलम के अंदर जो किसी भी सेल के अंदर जो है कोई भी वैल्यू नहीं है, सीधे एफ कॉलम में आ रहा है। उसी तरह से इधर से ये हमने रो छोड़ दी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नॉर्मल कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं किसी सेल पे जा करके, तो उस एरिया के अंदर कोई भी कॉलम या रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ उतने ही एरिया को वो कंसीडर करेगा। और अगर आप माउस के कर्सर को यहाँ पे रख कर इस एरिया में और फॉर्मेट एज टेबल पे जाते हैं और किसी भी एक टेबल को हम ले लेते हैं, मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो उसके से विंडो ओपन होकर आते हैं क्रिएट टेबल की। तो ये देखिए क्या कर रही है, B2 से लेकर B8 तक ही सिलेक्ट कर रहा है, यानी कि B2 सीरियल नंबर है और ये D8 जो है गौरव कुमार है। तो यही तक सिर्फ सिलेक्शन मान रहा है। ऐसा हमको नहीं करना है, हमको क्या करना है, पूरे के पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे। फिर से मैं कीबोर्ड से Ctrl Z प्रेस करता हूँ, Ctrl Z प्रेस करूंगा तो पुराना फॉर्मेट हमारे पास रेडी होकर के आ जाएगा। तो देखिए अभी हमने समझा 3 ऑप्शन, पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, और नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, और नहीं तो फिर नॉर्मल जो है हम माउस के कर्सर को कहीं पर भी रख देंगे। लेकिन उसमें शर्त ये है कि उसमें पूरे की पूरी जो कॉलम है वो कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, और ना तो कोई रो ब्लैंक होनी चाहिए, जो आपको कंफर्म करना जरूरी है। अब जो है जिस भी रेंज के ऊपर हमको टेबल क्रिएट करनी है, तो टेबल क्रिएट करने के भी 3 ऑप्शन होता है। 2 ऑप्शन तो फंक्शन के थ्रू होते हैं जो एक्सेल के अंदर वो टैब में और इंसर्ट टैब में मिल जाते हैं, और थर्ड ऑप्शन होता है शॉर्टकट की के थ्रू। तो हम एक एक ऑप्शन को सबको समझेंगे अच्छे से। देखिए माउस के कर्सर को कहीं पर भी टेबल की रेंज में रख देंगे, उसके बाद से फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको फॉर्मेटिंग के। देखिए लाइट है, मीडियम है, डार्क है। जैसे हम इस किसी भी फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। देखिए क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जो इसने सिलेक्शन दिया है B2 से लेकर S17। तो हमारा डेटा की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, B2 से। B2 में क्या है, सीरियल नंबर है, और डेटा हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, H17 में। S17 का डेटा एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने पूरा का पूरा एरिया जो सही एकदम सिलेक्शन किया है इसका। ये चाहता तो डायरेक्ट भी टेबल बना सकता था, लेकिन एक्सेल बहुत स्मार्ट है। सबसे पहले तो खुद एनालाइज करता है कि हाँ वो एरिया सही है कि नहीं है, उसका एक बार वो हमसे भी कंफर्म करता है कि हाँ क्या वाकई में ये ही एरिया है जहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है, जहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करनी है। तो इसके नीचे ऑप्शन आता है माय टेबल है हेडर्स का। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आपकी जो टेबल है उसके अंदर हेडर्स हैं। तो हाँ हेडर्स हैं, जो हमारा सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, आइटम नेम, ये सारी की सारी चीज़ें जो है
वो हमारी हेडर सी तो है, तो इस क्या करेंगे हम इस पर टिक करके रखे रहेंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए ये हमारे नॉर्मल रेंज थी, इसको इसने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब जैसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, देखिए इधर हमारे पास कई सारे ऐसे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ। अब मैं फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करता हूँ, तो फिर हमारा फॉर्मेट जो नॉर्मल फॉर्मेट हो जाएगा, यानी नॉर्मल रेंज हो जाएगी। अब जो सेकंड ऑप्शन होता है, उसके लिए फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरे एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी सेलेक्ट करेंगे और माउस के कर्सर कहीं पर भी रखेंगे तभी वो टेबल क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद इधर टेबल का ऑप्शन आता है। जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से वो विंडो ओपन होकर के आगे क्रिएट टेबल की फिर से वही सारे ऑप्शन मांग रहा है, वही रेंज सेलेक्ट किया है, माई टेबल है, एडर्स पे हम क्लिक करके रखे रहेंगे, ओके करेंगे। अब जैसे ओके करेंगे, देखिए इसने क्या किया, फॉर्मेटिंग इसने करके दे दी है। सेकंड ऑप्शन ये होता है। उसके बाद से फिर से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, अंडो कर दूंगा। अब थर्ड जो ऑप्शन होता है, तो वो होता है कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना होता है। देखिए शॉर्टकट की जिसकी 3 होती है, तीनों शॉर्टकट कीज के थ्रू हम देखेंगे। सबसे पहले शॉर्टकट की जो होती है, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ जब हम टी प्रेस करेंगे, फिर से वही रेंज इसने सेलेक्ट कर ली है, माई टेबल एड्रेस पर क्लिक करके रखेंगे, ओके कर देंगे। फिर से इसने क्या किया है, एक टेबल का डिजाइन इसने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से फिर मैं अंडो करता हूँ। फिर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एल। कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे, इसके सेकंड शॉर्टकट की होती है। फिर से क्रिएट टेबल का ऑप्शन आता है, ओके करेंगे तो रेंज जो है हमारी टेबल में क्रिएट हो जाएगी। फिर से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करके अंडो करता हूँ। और थर्ड जो ऑप्शन होता है वो होता है अल्ट एंड टी। अल्ट एंड टी जैसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि ये फिर से एरिया को सेलेक्ट करेगा, माई टेबल एड्रेस पर हम टिक रहने देंगे, ओके करेंगे। फिर से ये क्या करेगा, जो मेरी नॉर्मल रेंज थी उसको इसने टेबल में क्रिएट कर दिया है। अब देखिए टेबल में क्रिएट होने के बाद से हमारे पास कई सारी जो है ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं माउस के कर्सर को किसी और नॉर्मल रेंज पे रखता हूँ, किसी और नॉर्मल सेल पे रखता हूँ, तो देखिए जो टेबल डिजाइन का विंडो थी, ये टैब था, वो इधर से हट चुका है। लेकिन जैसे मैं इस टेबल रेंज पे रखता हूँ इस टेबल के अंदर, तो फिर से टेबल डिजाइन का ऑप्शन जो है आ जाता है। तो इस तरह की जो भी टैब होती है, जब हम किसी टेबल को इंसर्ट करते हैं या चार्ट्स को इंसर्ट करते हैं, स्लाइसर को इंसर्ट करते हैं, तो उस तरह के टैब को कहा जाता है कॉन्टेक्चुअल टैब। कॉन्टेक्चुअल टैब इसको कहा जाता है। इस तरह की जो भी एडिशनल टैब हमारे पास आती है, जो ये हमारे नॉर्मल टैब है, इसके अलावा जो भी टैब हम ऐड करते हैं उसको कॉन्टेक्चुअल टैब कहा जाता है। तो इधर से देखिए ये बाय डिफॉल्ट डिजाइन इसका बन करके आता है एक्सेल के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट है। इस बाय डिफॉल्ट डिजाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए इधर हम जाएंगे, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, एक लाइट का, मीडियम का, डार्क का। इस तरह के अलग अलग जो है डिजाइन हम दे सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे ये डिजाइन देना है, तो मैं इस डिजाइन पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये डिजाइन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई और डिजाइन देना है, जैसे ये डिजाइन देना है या ये डिजाइन देना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा हो कि नॉर्मल है जो टेबल डिजाइन के अंदर किस तरह का डिफरेंस है। अब देखिए हर एक टेबल का एक नाम होता है। जैसे इस टेबल का एक नाम है, वो टेबल का नाम कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको टेबल 6 में दिखाई दे रहा है। ये टेबल 6 है। अगर आप नेम बॉक्स पे जाएंगे, जैसे ये नेम बॉक्स है, इस पर अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए इधर भी जो टेबल होती है उसका नेम बॉक्स में नाम आ जाता है। देखिए ये क्या है, आकाश जायसवाल। जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हम इस वाले टेबल पे चलेगा, क्योंकि ये भी तो हमारी टेबल है, एक टेबल डिजाइन आ रही है। हम इस पे क्यों नहीं गए, क्योंकि ये टेबल नहीं है, नॉर्मल रेंज है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। और अगर देखिए इधर भी टेबल नेम के अंदर क्या आ रहा है, आकाश जायसवाल लिख करके आ रहा है। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे फिर टेबल 6 आ रहा है। टेबल 6 पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे टेबल पे हम आ जाएंगे। अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई वर्कबुक है जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट है, यानी 30-40 वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कई सारे टेबल है। तो आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधे नए बॉक्स पे जाएंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद से जिस भी टेबल पर आप क्लिक करेंगे सीधे आप उस टेबल पे पहुंच जाएंगे। तो एक बेस्ट पार्ट ये है। अब मान लीजिए कि तो टेबल नेम पे जब हम देखेंगे तो इसका नाम आ रहा है टेबल 6। अगर हम ये चाहते हैं कि इसका नाम जो है टेबल 6 ना होकर के हमारे अकॉर्डिंग कुछ नाम हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे टेबल 6 की जगह मैं लिख देता हूँ एक्सेल डेटा। तो एक्सेल डेटा जैसे हम लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। देखिए इधर हम अब आएंगे तो इधर दिखाई दे रहा है 2 टेबल हमारी, एक आकाश जायसवाल और एक्सेल डेटा। आकाश जायसवाल पे जैसे टिक करेंगे तो उसी रेंज पे हमारा चल जाएगा, उसी टेबल पे। और जैसे ज़रा कर हम एक्सेल डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये उस वाले टेबल पे आ गया है। तो इधर क्या हुआ, एक्सेल डेटा पे हम आ चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि आकाश जायसवाल को भी नाम चेंज करना, तो देखिए आकाश जायसवाल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर हम जाएंगे, अब मान लीजिए आकाश जायसवाल की जगह इसका नाम हम लिखना चाहते हैं सतीश जायसवाल, तो इधर हम जाएंगे सतीश पे क्लिक लिखेंगे। और जो इधर देखिए अंडरस्कोर का ऑप्शन आ रहा है, अभी जैसे अंडरस्कोर है, अगर मैं डिलीट करके स्पेस देता हूँ
तो ये कंसिडर नहीं करेगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि टेबल नेम के अंदर कभी भी स्पेस कंसिडर नहीं करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो डॉट या तो अंडरस्कोर कुछ भी लगा देते हैं। देखिए अभी मैं जैसे सतीश लिखता हूँ, तो सतीश लिखने के बाद से मैंने मान लीजिए इस पर स्पेस नहीं दिया है, अंडरस्कोर नहीं दिया है, और सतीश और जायसवाल दोनों के अंदर स्पेस नहीं है बीच में, तो इंटर प्रेस करेंगे तब ये कंसिडर कर लेगा। नेम बॉक्स पे आएंगे, देखिए इधर एक्सेल डेटा आ रहा है एक, और दूसरा आ रहा है सतीश जायसवाल, तो इस तरह से ये कंसिडर कर रहा है। अब जैसे एक्सेल डेटा है, इसको हम चाहते हैं कि एक्सेल डेटा के बीच में कुछ आए लिख करके अंडरस्कोर, तो इधर अंडरस्कोर पे जाएंगे, अंडरस्कोर करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए इसने इसका क्या नेम बॉक्स चेंज कर दिया है। देखिए टेबल नेम का नेम देने से बहुत बेनिफिट होते हैं, इसको आगे हम समझेंगे जैसे धीरे धीरे हम फार्मूले वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जब फार्मूले की सीरीज स्टार्ट करेंगे, अलग अलग तरह की रिपोर्ट हम क्रिएट करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि नेम बॉक्स और टेबल नेम का कितना ज़्यादा यूज होता है। जैसे ये जो ऑप्शन है, देखिए नेम बॉक्स का इसका और एक टेबल नेम का, इसका एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा। जब भी आपको किसी चीज़ को ऑटोमेट करनी होगी तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज पड़ेगा। उसके बाद से इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन इधर हम देखते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन पे आकर के। देखिए हेडर रो का, ये जो टेबल है इसकी एक हेडर दे रखी है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है उसके अंदर जो है हेडर शो ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर शो पे अनटिक कर देंगे। जैसे अनटिक करेंगे, देखिए इसके हेडर शो जो है वो इधर से हट चुकी हैं। अब उसके अगर हम चाहते हैं कि लेकर आना, तो हम हेडर रो पे फिर से टिक कर देंगे, तो हेडर रो आ जाएगी। अब दूसरा जो ऑप्शन आता है टोटल रो का, देखिए ये जो टोटल अमाउंट है या पीसेस है, इसको अगर हमको ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल जाते हैं इधर, और उसके बाद से सम का फार्मूला लगाते, सम का फार्मूला लगाने के बाद से इस पूरे रेंज को लेते, रेंज को लेने के बाद से सेलेक्ट करते, और उसके बाद से फिर जो है इसको हम इंटर प्रेस करते, तब जा कर के हमारा टोटल सम आता। और सेम चीज़ हम इधर ही करते, इक्वल टू सम करते, और पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करते, ब्रैकेट बंद करते और इंटर करते, तब जाकर सम आता। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि टेबल एज पे हम आएंगे, टेबल डिजाइन पे जाने के बाद से टोटल रो का ऑप्शन आता है। टोटल रो पे जैसे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप जो है सम लेकर के आ जाएगा। अब देखिए इसने सम क्या किया, अब फार्मूले बार पे अगर गौर करेंगे तो इसने क्या किया, सब टोटल का फार्मूला लगाया है। सब टोटल का फार्मूला कैसे यूज होता है, इसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो इधर सिर्फ एक यही फार्मूला नहीं लगा है कि सिर्फ सम लेकर के, अगर आप चाहते हैं कि सम के अलावा कुछ और भी लेकर आए, जैसे एवरेज लेकर के, तो एवरेज पे क्लिक कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि काउंट लेकर आए इन सब का, तो काउंट पे क्लिक करेंगे, काउंट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नन हो, कुछ भी एडिशनल इसके अंदर फार्मूला ना दिखाई दे, तो नन पे क्लिक कर देंगे। देखिए इधर से फार्मूला हमारा हट चुका है, फार्मूला बार पे अगर आप देखेंगे तो फार्मूला शो नहीं हो रहा है। और अगर फिर सम इस पे सम कर देते हैं, सम पे आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ये फार्मूला बाकी जगह पे भी हो, तो ऐसा हमको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, माउस के कर्सर को यहाँ पे रख देंगे। माउस के कर्सर को यहाँ पे रखने के बाद से जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब जैसे इधर मैंने एवरेज ले लिया, अब उसके बाद से इसका हम काउंट चाहते हैं या इसका हम सम चाहते हैं, जैसे हमने सम कर लिया। और आइटम नेम पे अगर हम आते हैं, इसका काउंट करना चाहते हैं, हम काउंट पे क्लिक कर देंगे, देखिए काउंट हो जाएगा। उसी तरह से इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू जो भी हम चाहते हैं वो सारे के सारे इसमें ऑप्शन आता है। जैसे मैक्स पे क्लिक करेंगे, मैक्स आ जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर है वो आ जाएगी। और उसके बाद से अगर हम इस पे चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोर फंक्शन पे जाएंगे। मोर फंक्शन पे जैसे हम जाएंगे, देखिए इसमें क्या करेगा, बहुत सारे फंक्शन शो होने लगे। इसमें से जो भी फंक्शन हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो फंक्शन इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। तभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको हम आगे समझेंगे। अब कैंसिल करने के बाद से देखिए ये जो है हमारा काम कितना इसने आसान कर दिया है। इस तरह से हमारा काम कितना आसान हो गया है कि हमको फार्मूला लगाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ी। टेबल डिजाइन पे जाएंगे, देखिए इसने बहुत आसानी से हमारा ये काम कर दिया। अब ये फार्मूला जो है सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको जो है इसके नीचे और भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब नॉर्मल अगर फार्मूला लगाते तो आपको क्या करना होता है, उसके लिए बार बार आपको रेंज सेलेक्ट करनी होती। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए जो है सिंपल हमको काम करना है। जो हमारी टेबल रेंज है, जो हमारा टेबल है, उसमें सबसे लास्ट वाले कॉलम पे, लास्ट वाले सेल पे हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद से हमको कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। जैसे हम टैब प्रेस करेंगे तो इसके नीचे क्या करेगा, एक और रो इंसर्ट कर देगा। जैसे देखिए मैंने टैब प्रेस किया, इधर मैंने 16 लिख दिया, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब इधर मैंने एम्प्लॉय 116 कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिदम। उसके बाद से लैपटॉप और क्वांटिटी में कर दिया मैंने, और इसको कर दिया मैंने 25,000। अब जैसे 25,000 करेंगे, देखिए इधर ये फार्मूला तो आ भी गया और नीचे जो है इसका ऐड भी हो गया। जैसे हम देखेंगे सम पे करके, देखिए टोटल इसका इसलिए सम चेंज कर दिया और काउंटिंग भी चेंज कर दी है इसका पीसेस का, और मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी चेंज कर दी है। तो जो भी फार्मूला लगाएंगे वो सारा का सारा इस तरह से चेंज आराम से हो जाता है। तो इसका एक बेस्ट पार्ट ये है। अब देखिए उसके बाद क्या है, बैंडेड रो का ऑप्शन आता है। बैंडेड रो का मतलब क्या हुआ,
ये दिखाई दे रहा होगा, जो ये आपके ये एम्प्लॉय नंबर 101 है, इसका जो रो है ये डार्क कलर में है, और एम्प्लॉय नंबर 102 है, इसका जो कलर है वो लाइट कलर में यानी कि वाइट कलर में है। तो ये कैसे होता है, देखिए बैंडेड रो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसने कलर हटा दिया है इस पे से, ठीक है, वाइट कलर कर दिया है। और बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक रो छोड़ के दूसरे रो को ये हाईलाइट करता है। तो बैंडेड रो से ये बेनिफिट होता है। अब हम आते हैं फर्स्ट कॉलम पे। जैसे फर्स्ट कॉलम पे आएंगे, देखिए आपको इधर फोकस करना होगा, ये जो एरिया है इस पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। देखिए फर्स्ट कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये क्या किया, फर्स्ट जो कॉलम थी हमारी उसको इसने बोल्ड कर दिया है। और उसी तरह से अगर आप लास्ट कॉलम पे जाएंगे तब भी आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि लास्ट कॉलम पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसने क्या किया, इसको देखिए बोल्ड कर दिया है। तो ये जो डेटा था हमारा फर्स्ट और लास्ट कॉलम पे, इसने इसको बोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से इसको हम आराम से कर सकते हैं। अब देखिए बैंडेड कॉलम का क्या मतलब होता है, जो ये हमारा कॉलम है एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम को हाईलाइट करेगा। देखिए बैंडेड कॉलम में हम क्लिक करते हैं, जैसे बैंडेड कॉलम्स के ऊपर हमने क्लिक किया है तो सीरियल नंबर को इसने डार्क कलर कर दिया है, एम्प्लॉय आईडी को नॉर्मल रहने दिया है, और एम्प्लॉय नेम को इसने डार्क कलर कर दिया है। अब जैसे ही बैंडेड रो के ऊपर से मैं टिक हटाता हूँ, देखिए इसने क्या किया, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक कॉलम को इसने हाईलाइट किया, दूसरे कॉलम को इसने नॉर्मल कलर रहने दिया है। अब इस तरह से बैंडेड कॉलम से हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन आता है फिल्टर बटन का। फिल्टर बटन बहुत अच्छा यूज होता है, जो हम आगे भी समझेंगे फिल्टर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि आइटम नेम है, इसमें मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके बाद से टैबलेट है, अलग अलग आइटम है। तो ये किसी एक आइटम को मुझे देखना है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये लिस्ट आने का, जैसे हमको लैपटॉप का देखना है, लैपटॉप पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया, देखिए इसमें क्या था, जितने भी लैपटॉप थे उसका जो है इसने काउंटिंग लेकर के आ गया है, और पीसेस का इसने सम कर दिया है, रेट में जो है इसने इसकी एवरेज वैल्यू निकाल दी है, और टोटल अमाउंट को इसने ऐड कर दिया है। अब अगर हमको चाहिए कि मोबाइल का हम देखना चाहते हैं, मोबाइल पे क्लिक करेंगे, देखिए इसने क्या किया, मोबाइल की जो भी टोटल था उसको लेकर के आ गया है। और उसके बाद से टैबलेट का देखना चाहते हैं, टैबलेट पे क्लिक करेंगे, टैबलेट को लेकर के आ जाएगा। तो इस तरह से ये आराम से फिल्टर का ऑप्शन भी हमको दे देता है, यानी कि हमको अलग से एडिशनल फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे इस पर टिक पे क्लिक करेंगे यानी अनटिक कर देंगे इसको, तो क्या करेगा, फिल्टर का ऑप्शन पूरा हट जाएगा। अब देखिए जैसे हमने बैंडेड कॉलम्स कर रखा है, ठीक है, और बैंडेज रोज पर से टिक हटा रखा है, तो अब हम अगर हम कोई डिजाइन अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, इसी डिजाइन के बेस पे बस कलरिंग करेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखिए ये क्या कर रहा है, बैंडेज कॉलम के हिसाब से इसको डिजाइन कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, बैंडेड रोज के हिसाब से इसको डिजाइन कर रहा था। अब जैसे मैंने टिक किया, अब इस डिजाइन को लेता हूँ, देखिए इसने इसके हिसाब से इसको डिजाइन कर दिया है। अब जैसे हम इसको डिजाइन को चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से ये डिजाइन करके देगा। अब जैसे देखिए बैंडेड रो पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको इधर गौर करना होगा कि क्या करता है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, इधर से इसकी डिजाइनिंग भी इसने चेंज कर दी है। अब मान लीजिए कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये अब बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम्स दोनों को लेकर के कलरिंग करेगा। अब ये जैसे इसकी फॉर्मेटिंग देखिए इस तरह से ये इसकी चेंज कर रहा है फॉर्मेटिंग। और अगर हम बैंडेड कॉलम्स को हटा देंगे, अब देखिए इसने फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर दी है, अब इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से करके दे रहा है। तो इस तरह से इंस्टेंट अगर हमको कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो टेबल डिजाइन के थ्रू आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको एडिशनल कई सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रेंज पे हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस एरिया को जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद से इधर हम आएंगे, पूरा सिलेक्शन कर लिया। अब कीबोर्ड से मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, कंट्रोल टी जैसे प्रेस करूंगा, देखिए इधर वही विंडो ओपन होकर के आ रही है। अब इसमें नीचे ऑप्शन पूछ रहा है माई टेबल हैज हेडर्स का, लेकिन इस बार इस पर टिक नहीं है। क्यों नहीं टिक है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल रेंज थे ये ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी हमने हेडिंग नहीं दे रखी है, इसलिए ये कंसिडर कर रहा है कि इसके अंदर कोई भी हेडर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे, बाय डिफॉल्ट ही कई सारे हमको हेडर्स दे देगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से कंसिडर करके हमको दे देगा। हम ओके करेंगे, ओके करेंगे, जैसे देखिए इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, ये डिजाइन हमको ला करके दे दिया है। अगर हम कॉलम 1 का नाम चेंज करना चाहते हैं तो देखिए इधर हम आएंगे और इस पर हम लिख देंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जैसे लिखेंगे, देखिए इसने इसको चेंज कर दिया है। अगर हमारे रिक्वायरमेंट ये है कि मैनुअल लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हम कोई भी डेटा इसके अंदर फिल कर सकते हैं, डेटा इजीली हमारा फिल हो जाएगा। और अगर हम इधर चाहते हैं कि लास्ट सेल पे आकर के इसके अंदर रो इंसर्ट करना, तो इस पर टैब मारेंगे, देखिए टैब जैसे मारेंगे रो भी इसके अंदर इंसर्ट होती रहेगी। और उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कॉलम को ऐड करना, देखिए इसके अंदर हम कॉलम में कुछ भी जा करके लिख देंगे, 9, 10 कुछ भी लिख देंगे, टैब प्रेस करेंगे, इधर से एक और कॉलम हमारे पास ऐड होकर के आ गया है। अभी मैं इसको अंडो कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं अगर ये हम डेटा लेकर आना चाहते हैं, सेम डेटा ये तो हमने मैनुअल फिल किया है। अगर हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी डेटा हमारे कहीं पर भी रखा हुआ है उसको अगर टेबल के अंदर हम फिल करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। देखिए इसको हम कॉपी कर लेंगे पूरे डेटा को। इसको कॉपी करने के बाद से इधर हम आएंगे, इधर आने के बाद से
इस रेंज पे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, देखिए पेस्ट हो गया। अब ये पेस्ट तो हो गया, लेकिन आपने गौर किया होगा इसने सिर्फ क्या किया, वैल्यू को बस पेस्ट किया है, इसकी फॉर्मेटिंग को इसने चेंज नहीं किया। फॉर्मेटिंग को क्यों नहीं चेंज किया है, ये जो टेबल है वो हमने किया है फॉर्मेट एज टेबल के हिसाब से, यानी इस टेबल की फॉर्मेटिंग इसी तरह से हो जो हमने दे रखी है। फॉर्मेटिंग तभी हटेगी जब हम फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे और इधर से हम कोई भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तभी जाकर इसकी फॉर्मेटिंग हटेंगे। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसकी फॉर्मेटिंग हट गई है। लेकिन अगर इसी डेटा को अगर मैं इधर से इधर तक सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और कॉपी करके नीचे कहीं पर जाके पेस्ट करता हूँ, देखिए इसने क्या किया, सेम इसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी डेटा के हिसाब से इसने इधर पेस्ट कर दिया है। लेकिन इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो हमारा टेबल के थ्रू बना है और ये हमारी नॉर्मल रेंज है, इस तरह से इसलिए ये बना है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो डिजाइन है इसको पूरा ब्लैंक करना है, यानी टेबल तो रहे लेकिन डिजाइन ना रहे, ब्लैंक हो जाए, तो वो कैसे होता है। देखिए इस फॉर्मेट एज टेबल पे अगर हम आएंगे तो इसमें कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है कि इसको हम डिजाइन को हटा सकें। तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि इधर जाते हैं, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके इधर आकर के इसकी फॉर्मेटिंग हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे इसको नो फिल करने की कोशिश करेंगे, जबकि ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि इसको हमने डिजाइन दे रखा है फॉर्मेट एज टेबल से। अगर यही नॉर्मल रेंज होती और तब अगर हम इसको सेलेक्ट करके इधर से फॉर्मेटिंग इसके हटाते, जैसे इसको नो बॉर्डर करते, कलर इसका हटाते, तब जब इसके फॉर्मेटिंग हट जाती, क्योंकि नॉर्मल रेंज है। लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी, क्योंकि इसको हमने इस तरह से डिजाइन दे रखा है फॉर्मेट एज टेबल के थ्रू। देखिए हम जाएंगे टेबल डिजाइन में, टेबल डिजाइन में जाने के बाद से ये कई सारे डिजाइन हमारे पास हाईलाइट हो जाते हैं। अब उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन आता है क्लियर का, जैसे क्लियर पे क्लिक करेंगे, देखिए इसके ऊपर से फॉर्मेटिंग हट गई जो हमने फॉर्मेटिंग दे रखी थी, लेकिन अभी भी ये टेबल डिजाइन में ही है। जैसे अगर आप अभी आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए टेबल डिजाइन पे आ रहा है, लेकिन इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल डिजाइन इधर से हट जा रहा है, और जैसे क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन इधर हाईलाइट हो जा रहा है। और डिजाइन हटने के बाद भी अगर हम कोई भी ऑप्शन चाहते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन इस पे हाईलाइट होता है। देखिए टेबल के ऊपर से फॉर्मेटिंग हटाने से दो चीज़ का नुकसान क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर रखी है, इस पर कोई भी कलर नहीं दे रखा है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम वो हाईलाइट हो जाए और लास्ट कॉलम के अंदर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ और इसको अगर हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो जाए, तो हम क्या करते थे, पहले फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते थे, ये एरिया जो हाईलाइट हो जाया करता था, लास्ट कॉलम पे क्लिक करके वो एरिया हाईलाइट हो जाया करता था। लेकिन अभी नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर से हमने फॉर्मेटिंग हटा रखी है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। लेकिन जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर अगर मैं कोई भी फॉर्मेटिंग देता हूँ, देखिए मैंने ये फॉर्मेटिंग दे दी है, तो इसने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, और लास्ट कॉलम को भी इसने बोल्ड कर दिया है। जैसे मान लीजिए कॉलम नंबर 8 है, इसको मुझे नहीं चाहिए तो मुझे डिलीट करना है, तो क्या करेगा, राइट क्लिक करके इस पर डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हमारे रिक्वायरमेंट क्या, देखिए टोटल अमाउंट जो इस पर नहीं आ रहा है, और हम चाहते हैं टोटल अमाउंट इस पर आए, तो देखिए टोटल अमाउंट लिखेंगे, टोटल अमाउंट लिख करके ऐसे इंटर कर देंगे तो टोटल अमाउंट इस पर आ गया है। और अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये इसका मल्टीप्लाई भी करके लेकर आए, यानी इस सेल को इस तरह से मल्टीप्लाई किया, इसका टोटल अमाउंट इधर आए। तो उसको समझाने के लिए पहले मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ, इधर आकर के इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप इधर गौर कीजिएगा और फार्मूले बार के ऊपर आप गौर कीजिएगा, इधर जो फार्मूला लगाऊंगा फार्मूले बार पे और इस डेटा के ऊपर आपको गौर करना होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू ये सेल मल्टीप्लाई बाई ये सेल, जैसे हमने इसको कमांड दी, इसने क्या किया, N22 को मल्टीप्लाई करा O22 से, तो N22 के अंदर कौन सी वैल्यू 17 है और O22 के अंदर वैल्यू कौन सा 20,000 है। जैसा हम इंटरप्रेस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दे देगा। अब लेकिन इसके अंदर मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को भी अगर मैं इस पे आउटपुट लेकर आना चाहता हूँ, तो हमको क्या करना होगा, हमको इस फार्मूले को कॉपी करना होगा, इधर आके पेस्ट करना होगा, तब जा करके इसका आउटपुट आ रहा है इस वैल्यू के अंदर। लेकिन अगर यही अगर हम टेबल के अंदर करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे मैंने फार्मूला लगाया इक्वल टू ये सेल, देखिए इस सेल पे जैसे हमने क्लिक किया, इसने क्या किया है, इसने N3 को सेलेक्ट करने के बजाय इसने क्या किया, पूरी के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि क्वांटिटी इन पीसेस। ये क्यों किया, क्योंकि इस टेबल का एक नेम है, हमने इसको टेबल में कन्वर्ट कर रखा है। और जब भी टेबल के अंदर हम कोई फार्मूला या फंक्शन लगाते हैं, वो पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता है। तो क्वांटिटी इन पीसेस को सेलेक्ट किया, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे इसने क्या सेलेक्ट किया है, रेट इन INR, यानी कि ये क्वांटिटी इन पीसेस को मल्टीप्लाई करेगा रेट इन INR से। तो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इस तरह से, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, उसके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह से ये मल्टीप्लाई करेगा आपस में। देखिए इस चीज़ को कैसे करते हैं, जैसे हम इधर इंटर प्रेस करेंगे तो इधर आपको एक जादू दिखाई देगा। वो क्या दिखाई देगा कि पूरे के पूरे जो रो है उसमें ऑलरेडी जो अपने आप ही वैल्यू आ जाएगी। जैसे इंटर प्रेस किया, देखिए इसके अंदर क्या हुआ, वैल्यू अपने आप आ गई। लेकिन नीचे हमको क्या करना पड़ रहा था, इसके अंदर जो हमको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ा था फार्मूले को।
तो इधर इस चीज़ का टेंशन नहीं है। अब टेबल डिजाइन पे जाएंगे, उसके से टोटल रो पे क्लिक कर देंगे। देखिए टोटल रो पे आने के बाद से इधर हमारे पास क्या आई, वैल्यू आ गई। देखिए हम इधर सम कर देंगे, सम आ जाएगा। और जैसे इधर जो वैल्यू कुछ नहीं थी, इधर अगर मैं करता हूँ, मान लीजिए इधर मैंने कर दिया 15, इधर मेरे 10,000, जैसे इंटर प्रेस करेंगे इधर भी फार्मूला आ जाएगा, टोटल सम पे भी डिफरेंस आ गया है। तो इस तरह से इसको अच्छे से हम आराम से यूज कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे बेनिफिट इसके होते हैं कि जिसको हम यूज करते हैं। तो अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में और बाकी की चीज़ों को हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि टेबल डिजाइन का ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फाइल को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको, उस सेकंड पार्ट को भी देख लीजिए, जिससे कि आपको टेबल डिजाइन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर एक्सेल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं उसके आंसर जरूर दूंगा या उस पर कोई सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।